दोस्तों हम लोग एक सीरीज कर रहे थे चंपावत की आदमखोर। इसमें मैंने आपको 4 पार्ट में बहुत सारी कहानियां सुना दी हैं आज चंपावत के आदमखोर की। और अभी भी एक पार्ट बस बचा हुआ था। कुछ रीजन की वजह से मैं पूरी कहानी नहीं सुना पाया, लेकिन अभी आपके सामने पूरी की पूरी कहानी आपको सुना देता हूँ। बस ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद आपको इस कहानी का एक भी पार्ट सुनने को नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं दूसरी कहानी शुरू करूंगा और अच्छी कहानियां लेके आऊंगा। दोस्तों, आगे जिम कॉर्बेट करते हैं कि वो बता रहे हैं कि जिससे घायल होकर शेरनी प्रक्षिप्त होती चट्टान पर पहुंची थी। सौभाग्य से हाके वालों की तरफ से दूसरी ओर का रास्ता था और ठीक उतना चौड़ा था कि इस पार्श्व में आने के लिए मैं इसके पास से अपने को इधर उधर हिला डुला सकता था। मैं इधर उधर थोड़ा सा हो सकता था। जिस झाड़ी में मैं बैठा था मैं थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर सकता था। ऐसा जिम कॉर्बेट कह रहे हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट आगे कहते हैं कि मैं जब चट्टान पर गया और शेरनी पर अपना पैर रखा, ऐसा सोचते हुए कि शायद वह सचमुच में मर चुकी थी, क्योंकि मेरे पास उस पर पत्थर फेंक कर मारने की सामान्य जांच करने का समय नहीं था। लोग जंगल से बाहर निकले और बंदूक, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले चमकाते खुले दौड़ते हुए पहुंच गए। और पूरे मैदान में, खुले हुए मैदान में दौड़ते हुए पहुंचे। पूरे भाले, बंदूक, जो भी था, बंदूक उन्होंने फायर करी, भाले उन्होंने फेंके, चट्टान उन्होंने बजाई और जो भी बर्तन उनके साथ में, सबको आवाज करते हुए वो बाहर निकले। आगे जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जो चट्टान बाहर से 14 फुट ऊंची थी, उस पर उनका आगे बढ़ना रुक गया, क्योंकि उसका बाहरी रुख नाले द्वारा जब उसमें बाढ़ आ जाती थी, घिस घिस कर चिकना हो गया था और उस पर नंगे पांव भी कहीं पैर टिकाने की जगह नहीं थी। अपनी भयानक शत्रु को सामने देखकर भीड़ का क्रोध समझा जा सकता था, क्योंकि उन लोगों में एक भी ऐसा नहीं था जिससे उस शेरनी को क्षति नहीं उठानी पड़ती। दोस्तों, यहाँ जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि आदमी ऐसा सोच रहे थे, सभी लोग ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा उनमें से कोई नहीं था, हाका लगाने वालों में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसा सोचे कि शेरनी मुझे नहीं क्षति पहुंचा सकती, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकती या फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकती। शेरनी जब चाहती, जिसको चाहती मार सकती थी। ऐसा ही लोग सोच रहे थे। अब आगे कहानी है। एक आदमी जो पागल हो चुका था, उनका नेता बना हुआ था, अपनी तलवार इधर उधर भांज कर चमकाते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यही है, यही है वो शैतान जिसने मेरी पत्नी और 2 बच्चों को मारा है। जैसे भीड़ के साथ आमतौर पर होता है, यह उत्तेजना जितनी एकाएक भड़क उठी थी, उतनी ही जल्द खत्म हो गई। और वह उस व्यक्ति के श्रेय में ही कहा जाएगा कि पत्नी और 2 लड़कों को मारे जाने के बाद सबसे पहले उसी ने अपने हथियार रखे थे। वह चट्टान के पास आया और बोला, अपने दुश्मन को देखकर साहब हम लोग पागल हो गए हैं, पर हमारा यह पागलपन अब दूर हो गया है और हमारा आपसे और तहसीलदार साहब से निवेदन है कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। बंदूक में से कारतूस निकाल कर मैंने बंदूक को शेरनी के ऊपर रख दिया, फिर उसके अपने हाथों में लटका लिया और उसे फिर जमीन पर रखने में सहायता करी। दोस्तों, यहाँ जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने बंदूक में से जो फालतू के कारतूस बचे हुए थे उसको बाहर निकाला, उस बंदूक को शेरनी के ऊपर रखा और फिर शेरनी को नीचे रखने में उन सबकी सहायता करी जो जो लोग शेरनी को लेके आ रहे थे। आगे बताते हैं कि जब मैंने लोगों को दिखाया कि मैं चट्टान पर कैसे पहुंचा था, तो लोगों ने बहुत कोमलता से मृत जानवर को नीचे झुका दिया, उस शेरनी को नीचे झुका दिया और उसे खुली जगह पर ले आए, जहां सभी भीड़ उसके चारों तरफ जमा होकर उसे अच्छी तरह देख सके। शेरनी जब चट्टान पर खड़ी होकर नीचे देख रही थी, तब मैंने ध्यान देकर देखा था कि उसके मुंह में कुछ गड़बड़ी है। और अब उसकी जांच की तो देखा कि उसके मुंह में दाईं तरफ के ऊपरी और निचले दांत टूटे हुए हैं। ऊपर वाला आधा तो निचला ठीक नीचे हड्डी तक टूटा है। दांतों को यह स्थायी क्षति पहुंचाने में जो गोली लगने का परिणाम था,
यह शेरनी अपना स्वाभाविक शिकार मारने में असमर्थ हो गई थी और यही इसके नरभक्षी बन जाने का कारण भी था। दोस्तों, यहाँ जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगर किसी टाइगर को गोली मार दी जाए और वो गोली ऐसी जगह लग जाती है जहां से कोई टाइगर या फिर टाइग्रेस या फिर कोई भी जानवर रिकवर ना हो पाए, तो वो क्या करता है, वो आसान शिकार ढूंढना शुरू करता है। जब वो जंगल में जानवरों को मारने की कोशिश करता है तो जानवरों को मार नहीं पाता, वो दौड़ा नहीं पाता, उस तरह से नहीं मार पाता जैसा हमेशा मारता आया है। फिर उससे अगर कोई आसान शिकार मिलता है तो वो फिर उसे दौड़ाना, फिर मारना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो करता है। उसी शेरनी ने भी यही किया था। उसके जबड़े में गोली लगी हुई थी, इससे उसका जबड़ा खराब हो गया था जहां से वो जानवरों को चीर फाड़ नहीं सकती थी। इसकी वजह से उसने आदमियों का शिकार करना शुरू किया था। आगे की कहानी ऐसी है कि लोगों ने मेरे से आग्रह किया कि शेरनी की खाल यहीं ना उतारूं, और ऐसा कहा कि जब तक उनकी वाइफ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब तक उनकी महिलाएं, पूरे गांव की महिलाएं और बच्चे अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक उन्हें विश्वास नहीं हो पाएगा कि उनका सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है। और गांव में जाकर रात होने तक उसे वहीं रहने देने के लिए मेरे से उन्होंने निवेदन किया। गांव वालों ने कहा कि सर, आप ऐसा करो कि इसको यहीं मत खाल उतारो। इस शेरनी का खाल यहाँ उतार दोगे तो गांव वालों को शायद पसंद नहीं आएगा, वो मानेंगे ही नहीं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे या फिर देर रात में कहीं नहीं आ जा पा रहे थे। दुख था, इस वजह से ऐसा उन्होंने बोला। आगे जिम कॉर्बेट कहते हैं कि दो छोटे पेड़ों को काटा गया और एक एक करके उन्हें शेरनी के दोनों तरफ रखा गया। पगड़ी, कमरबंद और धोतियों से शेरनी को सावधानी और बड़ी मजबूती से बांधा गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन पेड़ों को लोगों ने उठाया और तीखे ढलान वाली पहाड़ी की तलहटी की तरफ ले चले। लोगों ने शेरनी को पहाड़ी से ऊपर होते लाना पसंद किया, जिससे दूर उनका गांव पड़ता था। बनिस्पत घने जंगल वाली उस पहाड़ी के साथ ऊपर जाने के जहां अभी भी उन्होंने हाका किया था, दो मानव रस्सियां इस सादी विधि से तैयार की गई थी, जिसमें आगे खड़े व्यक्ति का कमरबंद अथवा उसके कपड़ों का कोई भाग उसके पीछे खड़े होने वाले व्यक्ति ने कसकर पकड़ा था। जब यह समझ लिया गया कि रस्सियां काफी लंबी और मजबूत हैं, तब उन पेड़ों के साथ संबंध हो गए और प्रत्येक ओर के लोगों ने उन वाहकों के पैर पकड़ लिए और उन्हें पैर टिकाने की जगह भी दे दी। इस तरह यह जुलूस पहाड़ पर चढ़ने लगा, जो सारी दुनिया को चींटियों की फौज की तरह दिखाई देने लगा, जो किसी दीवार पर से किसी को खींच रहे हों। प्रधान सेना के पिछले और दूसरी तरफ और छोटी सेना थी जो तहसीलदार को ऊपर लिए जा रही थी। यदि ये रस्सियां 1000 फुट ऊंची या इस चट्टान की किसी अवस्था में टूट जाती तो हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होती, परंतु रस्सियां टूटी नहीं। लोग पहाड़ी के शिखर पर जा पहुंचे और अपने विजय प्रयाण के गीत गाते पूरब की ओर चल पड़े। मैं और तहसीलदार पश्चिम की तरफ मुड़े और चंपावत के लिए चल पड़े। रास्ता हमारा पर्वत की धार के साथ साथ जाता था और एक बार फिर मैं कृष्णकंटक की झाड़ियों में पहुंच गया, जिसके कांटों ने उस लड़की के काले केस गुच्छों को उलझा लिया था। और अंतिम बार मैंने नीचे के उस प्रेक्षागृह की तरफ देखा जो हमारे विगत कार्यों की स्थली रहा था। पहाड़ी से नीचे उतरते मार्ग में हाका करने वालों को उस अभागी लड़की का सिर मिला और खड्डे के मुंह से शांत वायु में उतरकर सीधे मिलते हुए धुंध के पतले स्तंभ ने वह स्थान दिया जहां उसके संबंधी चंपावत का नरभक्षी अंतिम शिकार बनी। उस लड़की का अंतिम संस्कार कर रहे थे, ठीक उसी जगह पर जहां उस नरभक्षी को मारा गया था। रात्रि में भोजन के बाद मैं तहसीलदार के प्रांगण में खड़ा हुआ और देखा
चीड़ की मसाले लिए एक लंबा जुलूस सामने वाली पहाड़ी के चक्कर लगाते हुए रास्ते से होता हुए उससे नीचे आ रहा है। और तभी लोगों का एक समूह द्वारा गाया जा रहा पहाड़ी गीत रात की शांत हवा में उभर कर ऊपर आया। इसके 1 घंटे बाद सिरनी को लाकर मेरे चरणों में डाल दिया गया। लोगों की इतनी अधिक भीड़ जो उसे घेरे हुए थी, जानवर की खाल उतारना मुश्किल था। इसलिए काम को कम करने के लिए मैंने उसके धड़ से सिर और पंजे कटवा दिए, पर उसकी खाल को जुड़ा रहने दिया ताकि उन पर बाद में कार्य किया जा सके। लाश पर एक पुलिस रक्षक तैनात किया गया और अगले दिन जब मैं आसपास के देहात के सब लोग वहां इकट्ठा हुए तो शेरनी का धड़, टांगे और पूंछ सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बंटवा दिया। हड्डी और मांस के उन टुकड़ों की जरूरत उन ताबीजों में पड़ती है जो पहाड़ी बच्चों के गले में पहनाए जाते हैं, और अन्य शक्तिशाली जादुई वस्तुओं के साथ जिनमें शेर को मिला देने पर माना जाता है कि उनसे पहनने वालों की जंगली जानवरों से आक्रमण के प्रति सुरक्षा मिलने के साथ साहस भी मिलता है। उस लड़की की उंगलियां जिन्हें शेरनी ने पूरी तरह से निगल लिया था, स्पिरिट में रखकर तहसीलदार ने मुझे भिजवाई, जिन्हें मैंने डन्ना देवी पर्वत के पास नैनीताल झील में कड़वा दिया था। जब मैं शेरनी की खाल निकलवा रहा था तो तहसीलदार और उसके कर्मचारी आसपास के गांवों के प्रधानों और बूढ़ों तथा चंपावत बाजार के व्यापारियों की सहायता से अगले दिन एक बड़ी दावत और नाच कराने का कार्यक्रम तैयार करने में लगे हुए थे, जिसकी अध्यक्षता मुझे ही करनी थी। आधी रात को लगभग जब लोगों के उस बड़े मजमे का अंतिम जमघट इस बात पर खुशी का चित्कार करता चला गया कि वे उन सड़कों और ग्राम पथों को फिर से उपयोग में ला सकेंगे जिन्हें नरबख्शी ने पिछले 4 वर्षों से बंद कर रखा था, मैंने तहसीलदार के साथ बैठकर अंतिम धूम्रपान किया और उसे यह कहते हुए कि अब मैं यहाँ और अधिक नहीं ठहर सकता और उस उत्सव की अध्यक्षता अब मेरी जगह उसे ही करनी पड़ेगी। मैं और मेरे आदमी अपनी 75 मील की यात्रा पर निकल पड़े, जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास केवल और केवल 2 दिन ही बचे थे। सूर्योदय के साथ ही मैंने अब अपने आदमियों को पीछे छोड़ और शेरनी की खाल अपने घोड़े की जीन में बांधा। मैं उनसे पहले चल पड़ा ताकि देवी धुरा में खाल साफ कराने के लिए कुछ घंटे का समय मिल सके। वहीं जाकर मुझे अपनी रात बिताने की इच्छा भी थी। पाती गांव में उस झोपड़ी के पास से होकर गुजरते समय मेरे मन में विचार आया कि उस गूंगी स्त्री को जानकर शायद कुछ संतोष मिलेगा कि उसकी बहन के मारे जाने के का बदला लिया जा चुका है। मैंने अपने घोड़ों को वहीं चरने के लिए छोड़कर यह घोड़ा हिमरेखा के पास पाला पोसा गया था और बांज वृक्ष से लगा कर भिक्षु बूटी तक कुछ भी खा सकता था। पहाड़ी चढ़कर मैं झोपड़ी में पहुंचा और वहां जाकर उसके दरवाजे के सामने पत्थर के सहारे सिर रखकर खाल को वहां फैला दिया। घर के बच्चे गोल आंखें लिए यह सब देख रहे थे और उनके साथ मुझे बातें करते देख उनकी माँ, जो अंदर खाना पका रही थी, दरवाजे पर आ गई। झटका और प्रति झटका देने के बारे में कोई सिद्धांत बघाड़ने के फेर में नहीं हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। मैं तो इतना ही जानता हूं कि यह स्त्री जिसे 12 महीने से गूंगी बताया जा रहा था और जिसने 4 दिन पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं किया था, अब झोपड़ी के पीछे की तरफ और आगे की तरफ सड़क पर भाग भाग कर अपने पति और गांव के लोगों को जल्दी जल्दी आकर यह देखने के लिए बुला रही थी कि देखो साहब क्या लेकर आए हैं। एकाएक वाणी के लौट आने पर बच्चे अचरज में पड़ गए और अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे।
मैंने थोड़ा आराम गांव में किया, जिसके दौरान चाय की प्लेट मेरे लिए तैयार हो रही थी और मैंने लोगों को बताया कि नरबख्शी किस तरह से मारा गया। 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट किया, पुनः आरंभ करी। मार्ग में आधा मील तक मुझे पांति वालों की सद्भावनाएं और उनका शोर सुनाई देता रहा। अगली सुबह मेरी एक तेंदुए के साथ बड़ी उत्तेजनापूर्ण मुठभेड़ हो गई थी, जिसे मैं इसलिए नहीं बता सकता कि इसके कारण देवी धुरा से यात्रा आरंभ करने में मुझे विलंब हुआ और इससे मेरे घोड़ों पर थोड़ा भार और आ गया। सौभाग्य से उस छोटे टट्टू की टांगे मजबूत थीं और अंदर से भी इतना ही तगड़ा था, और चढ़ाई पर उसकी पूंछ उठाकर समतल भूमि पर उसकी सवारी करते हुए और उतार कर उसके पीछे भागकर हमने नैनीताल तक की 45 मील की दूरी 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम के बीच पूरी कर ली थी। कई महीने के बाद सर जॉन व्हीट संयुक्त प्रांत में नैनीताल के दरबार लगाकर चंपावत के तहसीलदार को भेंट में एक बंदूक और उस आदमी को जो मेरे साथ उस समय गया था जब मैं लड़की की खोज में लगा था, एक शिकारी चाकू सहायता के लिए दिया जो उन्होंने मेरी की थी। दोनों हथियारों पर उपयुक्त ढंग से उत्कीर्णन किया गया था और ये संबंधित परिवारों के उत्तराधिकारियों को आगे प्राप्त होने चले जाने थे। दोस्तों, ये चंपावत के आदमखोर की कहानी थी। चंपावत के आदमखोर की कहानी यहाँ तक पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि चंपावत के आदमखोर, जो चंपावत की आदमखोर शेरनी थी, शेरनी नहीं बोलेंगे उसे, टाइगरस बोलेंगे, क्योंकि वो टाइगर का फीमेल थी। वो एक टाइगरस थी, उसने बहुत लोगों को मारा था और शायद वो ऐसी मैन ईटर पहली थी हमारे यहाँ जिसका पहला नाम दिया गया था कि वो सच में मैन ईटर है। जानवर भी मैन ईटर हो सकते हैं, टाइगर भी मैन ईटर हो सकते हैं, ऐसा नाम पहली बार दिया गया था। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं जिम कॉर्बेट के हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, जो उन्होंने भयानक महसूस किया था, जो उन्होंने कुछ अलग शक्तियां महसूस करी थी। तो अभी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, कहानी में एक पार्ट आया था जब जिम कॉर्बेट तहसीलदार के साथ रुकने वाले थे। तहसीलदार ने उन्हें कहा था कि मैं आपके साथ आज की पूरी रात रुकूंगा, लेकिन तहसीलदार और उसका एक साथी, उसका एक सेवादार, उसके साथ में निकल गया। वो नहीं रुके। जिम कॉर्बेट को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर तहसीलदार हमारे साथ क्यों नहीं रुक रहा है। फिर जिम कॉर्बेट ने भी बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तहसीलदार अपने घर पहुंच जाता है सही सलामत तो उन्हें फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगली दिन तहसीलदार को सुबह सुबह देख करके जिम कॉर्बेट खुश भी हुए थे, लेकिन उस सुबह और पिछली शाम के बीच में रात जो आती है, उस रात में तहसीलदार के चले जाने के बाद और आने के बीच में जिम कॉर्बेट ने क्या महसूस किया था। दोस्तों, जब जिम कॉर्बेट चंपावत के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, उस टाइम पे उन्हें, जिस कमरे में वो थे, उस टाइम पे उन्हें बहुत अजीब सा फील हुआ। अजीब अजीब सी बातें आ रही थी, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी। उन्हें बहुत गलत फील हुआ। फिर वो अपने रूम से उठकर भागे और दूसरे रूम में किसी और के साथ जाके लेट गए थे, क्योंकि उन्हें वो चीजें सही नहीं लग रही थी। दोस्तों, वैसे ये कहानी हर जगह नहीं मिलेगी, इसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि शायद ही जिम कॉर्बेट ने किसी किताब में इसका जिक्र किया है। किसी भी किताब में जिम कॉर्बेट ने इस कहानी के बारे में नहीं बताया है, तो इस कहानी को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो भी पूरी कहानी है मैं ढूंढूंगा, आपके लिए लेके आऊंगा। जो भी पूरी कहानी है, पूरी कहानी मैं लेके आऊंगा आपके लिए। बस इस वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ये कहानी हमारी खत्म हुई, चंपावत के आदमखोर, चंपावत का मैन ईटर, ये कहानी हमारी खत्म हुई। हम बढ़ेंगे अगली कहानी की तरफ। हमारी अगली कहानी होगी, बहुत ही अच्छी कहानी है, मैन ईटर की ही कहानी है। जैसे चंपावत का आदमखोर था, वैसे ही एक कहानी और है हमारे पास, वो की है चौघड़ के शेर।
जैसा भी कहा जाता है, चौघड़ के शेर, चौघड़ के आदमखोर, मैं वो कहानी लेके आ रहा हूं। और आपको अब से इस चैनल पर रेगुलर एक वीडियो मिलेगा, एक कहानी रेगुलर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी को पूरा सुनने के लिए। अभी तक साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको रेगुलर एक कहानी नई नई मिलेगी। बहुत बहुत थैंक यू।